कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस की नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं तथा बहुत सारे टॉपिक्स के मिसलेनियस टॉपिक को आपके लिए उठाया गया है ताकि आपको हर टॉपिक की समझ विकसित की जा सके और कैसे कैसे एग्ज़ाम्स आते हैं ये भी आपको पता चल सके और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने का प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम सभी का पहला क्वेश्चन है हम सभी का, अ लेडीज मैन मीन्स। अ लेडीज मैन मीन्स होता है, पहला ऑप्शन है ओमैन टेलर, दूसरा है लवर ऑफ ओमैन कंपनी, तीसरा है मैन वर्किंग एज पर लेडी डायरेक्शन और चौथा है फ्रेंड्स हम लोगों का अ टिमिड हस्बैंड। तो अ लेडीज मैन का क्या मतलब है, आप इसको ध्यान रखें कि ये आइडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन ओमैन टेलर, तो आपको बताया गया है कई बार कि आपको शाब्दिक मीनिंग को इग्नोर करना है, तब आप जो है नहीं भी याद रहेगा तो आप आंसर पर पहुंचने के योग्य रहेंगे। ओके, सेकंड ऑप्शन है अ लवर ऑफ वोमेन कंपनी, तो बिल्कुल यही सही है कि महिलाओं के संगत में रहने वाला इंसान क्या कहलाता है, ये आपका हो जाएगा अ लवर ऑफ वोमेन कंपनी, मतलब अ लेडीज मैन। मैन वर्किंग आर लेडीज डायरेक्शन ऐसा भी नहीं और टिमिड हस्बैंड भी नहीं होगा। ठीक है, अ लेडीज मैन मतलब महिलाओं के संगत में रहने वाला या महिलाओं के साथ रहने वाला या महिलाओं के बीच में जा करके बातचीत करने वाला, ऐसा इंसान उनको हम लोग लेडीज मैन कहते हैं। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टू फ्रेम अ पर्सन, इसका मीन्स क्या होता है। पहला ऑप्शन टू इम्प्रीजन समवन, दूसरा ऑप्शन टू मेक वन अपीयर गिल्टी, तीसरा ऑप्शन टू प्रेज समवन और चौथा है नैरो स्केप, मीन्स होता है बाल बाल बचना। तो आप इसको कैसे जानने का प्रयास करें। फ्रेम मतलब किसी को रूप देना और आप पर्सन मतलब एक इंसान को किसी रूप को देना या प्रोवाइड करना। अब आप देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन कह रहा है जेल में डालना, दूसरा कह रहा है कि मेक वन अपीयर गिल्टी या किसी को दोषी साबित करना, और प्रेज समवन और नैरो स्केप्ड। तो ध्यान रखिएगा किसी को जेल में डालना नहीं होगा। टू मेक वन अपीयर गिल्टी मतलब किसी को दोषी साबित करना या किसी की गलती दिखाना, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। और प्रेज समवन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन नैरो स्केप मीन्स बाल बाल बचना, यह भी नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नोट करते रहें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको समय समय पे दिए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, दिस वॉच इज एशलेस, तो क्या कह रहा है सुपीरियर देन। ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये 2019 में एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे लगा मुझे ये क्वेश्चन ज़रूर आपके सामने लाना चाहिए, दैट्स वाई आई डिड इट। इसके बाद देखेंगे दूसरे ऑप्शन में है एक्सपेंसिव देन और तीसरे ऑप्शन में है देन, इसके बाद क्या हो जाएगा दैट नो एरर। तो यहाँ क्या गलत है, इस बात की चर्चा बच्चों मैं बार बार कर चुकी हूँ आपसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर है ना, प्रेफर, प्रेफरेबल, एक्सटीरियर, जूनियर, इन कुछ वर्ड्स के साथ दैन के स्थान पे हमेशा टू लगता है ना, दैन के स्थान पे हमेशा टू लगता है। और अब देखिए यहाँ पर सुपीरियर टू, तो अब एक्सपेंसिव को जब आप कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे, चूंकि दैन आया है तो मोर एक्सपेंसिव आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड टू मोर एक्सपेंसिव दैन दैट, यानी महंगा भी है और महंगा और क्या है सुपीरियर भी है। ओके, उसकी तुलना में दो कंपैरेटिव एक साथ लग रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, देखिएगा आई शैल राइट ए स्लैश टू यू व्हेन आई बी स्लैश शैल रीच पुणे सी स्लैश, और डी कह रहा है नो एरर। तो देखेंगे इसमें क्या एरर हो सकता है। आपको बताया गया है ना कि यदि पहला क्लॉज प्रेजेंट में हो तो दूसरा क्लॉज पास फ्यूचर में या प्रेजेंट में, और अगर पहला फ्यूचर में हो तो दूसरा प्रेजेंट में। तो आपको ये भी ध्यान है कि हमेशा विच वाला, व्हेन वाला और इफ़ वाला क्लॉज हमेशा अगर बाद वाला प्रेजेंट में है तो वो हमेशा
फ्यूचर में रहता है, और व्हेन वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में रहता है। तो जब यहाँ फ्यूचर आया है तो यहाँ पर शैल नहीं रहेगा। तो अब कंप्लीट हो जाएगा। आई शैल राइट, मैं लिखूंगा तुमको जब तुम पुणे पहुँच जाओगे। आप हिंदी में तो ये कह रहे हो, लेकिन आप इंग्लिश में व्हेन आई, जब मैं पहुँच जाऊँगा, तो आई शैल रीच पुणे नहीं, जब मैं पुणे पहुँच जाऊँगा तो आई रीच पुणे। दिस वन इज़ योर राइट आंसर। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। देखिएगा, समझ में आ गया। व्हेन वाला क्लॉज, इफ वाला क्लॉज, अनलेस वाला क्लॉज, अनटिल वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक्सपोर्ट इन द साइन एक्सपोर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसको क्या कहते हैं? तो पहला कह रहा है जूलॉजिस्ट, दूसरा फैटलिस्ट, तीसरा ऑर्निथोलॉजिस्ट, और चौथा ब्यूरोक्रेसी। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आप देखिएगा, कह रहा है बर्ड्स के, यानी कि पक्षी विज्ञान। तो बच्चों इसको समझ लीजिएगा, पक्षी विज्ञान कहते हैं। और निथोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ बर्ड, और जूलॉजी जो होता है वो जूलॉजी जीव विज्ञान होता है। और जीव विज्ञान के दो ब्रांच है ना, वनस्पति विज्ञान तो बॉटनी, और जूलॉजी माने जंतु विज्ञान। और फैटलिस्ट मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट और लक, मतलब भाग्यवादी इसको कहेंगे, भाग्यवादी, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी मतलब हो जाएगा पक्षी विज्ञान। ब्यूरोक्रेसी मतलब अधिकारी तंत्र या नौकरशाही, इसके लिए हो जाता है टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज, ठीक है, टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिएगा, द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, या आप देखिएगा बायोलॉजिकल कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पूछ रहा है कि ऐसा पर्टिकुलर प्लेस बताओ, रीज़न बताओ जहाँ जानवर बाहुल्य क्षेत्र होता है। तो बच्चों, आपको ऑप्शन में जू दिया है। कोई भी विद्यार्थी झट से जू ही लगाना चाहेगा, क्योंकि सामान्यतः आपके दिमाग में धारणा होती है कि जब हम चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ पर हम जानवरों और पक्षियों का समूह पाते हैं। बट यू आर नॉट राइट। करेक्ट ऑप्शन इज फौना। फौना मीन्स होता है वनस्पति या प्राणी या जीव जंतु बाहुल्य क्षेत्र, दैट इज कॉल्ड फौना। फ्लोरा से आप फ्लावर दिमाग में रखिए, यह वनस्पति बाहुल्य क्षेत्र होता है। और म्यूजियम में संग्रहालय शब्द आता है, म्यूजियम के लिए संग्रहालय शब्द, ठीक है। कई बार आप म्यूजियम देखने जाते हैं ना, चीज़ें वहाँ रखी होती हैं, ठीक ना। तो करेक्ट ऑप्शन फौना होगा, जू नहीं होगा, चिड़ियाघर, और फ्लोरा भी नहीं होगा, और म्यूजियम भी नहीं होगा, संग्रहालय इसका मतलब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें आपको कमिश्नर शब्द दिया है, कमिश्नर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? पहला ऑप्शन COMMISSIONER, दूसरा ऑप्शन COMMI, उसके बाद MISSIONER, और तीसरे में MMISSINNER, और चौथा COMMISSIONER। बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कमिश्नर में? तो फ्रेंड्स इसको याद रख लें, CO ऐसे ध्यान रखिएगा, COMM रहता है, मैंने कम, और मिशन MISSION, मिशन हो गया, और ER आप अपने आप जोड़ते ही हो अंत में। तो COMMISSIONER, या कम फिर मिशन और ER। ओके, तो आई होप आपने याद कर लिया होगा, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। चूज द करेक्टली स्पेल्ट, बताइएगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? रिसीव, RECIEVE, RECEIVE, RICEIVE, या RESIEVE, बताएंगे क्या करेक्ट होगा स्पेलिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, कंसीव होता है CONCEIVE, आप इसको नोट करें।
रिसीव होता है RECEIVE, ठीक है। और डिसीव होता है DECEIVE, डिसीव। तो ये कंसीव, डिसीव, रिसीव, ये सब आपका सी में IE रहता है, ना कि EI, ठीक है। IE नहीं रहता बल्कि EI रहता है, ठीक है। तो कंसीव सामान्यतः IE आप लिखेंगे तो यहाँ पर अब आपको ध्यान हो गया होगा RECEI होगा। तो RECEI किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। RECEIVE, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में शी सेट ऑन द ट्री टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द रेन। अब ये जो सेट ऑन दिया है, इस शब्द को आप अंडरलाइन वाले वर्ड को हटाएं और आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएंगे कि विच ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेट अपॉन, सेट अंडर, सेट बिफोर या नो इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब सेट ऑन, नो इम्प्रूवमेंट का मतलब सेट ऑन सही होगा तो आप नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया जाए? देखिए, सेट ऑन मतलब स्थिर होकर के बैठना। यहाँ पे आप खुद सोचिए, भीगते हुए वो जो है पेड़ के नीचे गई और क्या कर दिया। ऑन मतलब ऊपर भी बैठना, स्थिर बैठना, अंडर मतलब नीचे बैठना, के अंदर बैठना, बिफोर मने से पहले बैठना। तो जाहिर सी बात है कि पेड़ के नीचे बैठेगी, ना कि पेड़ के ऊपर बैठेगी। स्थिर रहेगी तो ऑन लगेगा, मोशन करके होगी तो आप ऑन लगेगा। यहाँ अपना करेक्ट आंसर निकल के आ रहा। अंडर मतलब पेड़ की छाया में या पेड़ के नीचे क्यों बैठी? बारिश से प्रोटेक्शन पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। लिटिल बॉय किच नहीं किक द बॉल। तो ये किक द बॉल जो अंडरलाइन वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है? पहला, हैव बीन किक्ड बाय द बॉल, और दूसरा है आपका हैज़ बीन किक्ड द बॉल। इसके बाद तीसरा है वॉज किक्ड द बॉल, और चौथा है किक्ड द बॉल। इसमें आपको क्या करना है, ये जो किक द बॉल आपका अंडरलाइन वर्ड है, इसको हटाना है। इसके बाद हटा करके इसके जगह पे क्या यूज़ करेंगे आप, उसको बताना है। और यदि सही है तो कंप्लीट उसको नहीं करना है, ठीक है। तो देखेंगे हैव बीन किक्ड बाय द बॉल, दूसरा हैज़ बीन किक्ड बाय द बॉल और वाज किक्ड द बॉल और किक्ड द बॉल। तो यहाँ पर देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसका मतलब सही नहीं है। हैव बीन करते अगर, तो हैव बीन में बीन के बाद ING लगता है। दूसरी बात की पैसिव वॉइस में लड़के ने बॉल को मारा ना, ना कि बॉल ने लड़के को मारा। दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला भी गलत है, चौथा वाला सही है। किक्ड द बॉल तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। तो किक्ड द बॉल यानी कि लिटिल बॉय ने लड़के को किक किया, मतलब पैर से मारा, ठीक है। हैव बीन किक्ड बाय द बॉल और हैज़ बीन भी नहीं, वॉज भी नहीं, ठीक ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। डोंट वरी देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन। तो यहाँ पर इस लेस को अंडरलाइन किया गया है, आपको हटाना है। यदि लेस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट कर दें, यदि नहीं सही है तो हटा दें। बताएं क्या होगा, मेनी होगा, मोर होगा, एनफ होगा, या नो इम्प्रूवमेंट किया जाए। डोंट वरी देयर इज, अब यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है ना कि पर्याप्त समय है, चिंता मत करो ट्रेन जो है आने में। तो मेनी मेनी, अब टाइम को कैसे मेनी टाइम कर दोगे जब तक मेनी टाइम्स न होता, कई बार के सेंस में। तो यहाँ पर आ नहीं रहा है टाइम, यहाँ पर आपका बनाया गया है। तो यहाँ मोर भी नहीं होगा, भला यहाँ पर क्या होगा, एनफ टाइम यानी कि पर्याप्त समय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही हैज़ रिच्ड द स्टेशन। तो एक आपको रूल बताया गया था फ्रेंड्स, यदि बीच में बिफोर दिया हो तो बिफोर के बाद आपका सिंपल पास्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट, बिफोर के पहले सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है।
ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बिफोर के बाद क्या होना चाहिए, बिफोर के बाद रीच्ड द स्टेशन आप नहीं कर सकते, हैज़ को हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट बिफोर है तो आप क्या करेंगे, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट बिफोर को बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, ना कि ही हैज़ रीच्ड द स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद वाला सिंपल पास्ट में होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलें। अगर ना आए, कहीं से भी कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ विद्यार्थियों आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैम इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है। आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पूरी कोशिश रहती है कि कहीं से दिक्कत ना हो, लेकिन हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर बच्चे अपने समझ अलग अलग लेकर के आते हैं धरती पर। तो उसलिए ये है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को पूछते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, सारो होता है, डिसअपियर होता है, ब्यूटी होता है, प्लेजर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये ब्यूटी होता है, एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य। इसी से फ्रांस में बना था एस्थेटिक मूवमेंट, यानी कि सौंदर्य शास्त्र, यानी सुंदरता पर आधारित। ओके, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा, एस्थेटिक मतलब होगा ब्यूटी, ठीक है ना। 14 को देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के समूह को क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं, बंच कहते हैं, हर्ड कहते हैं, या ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेक्ट करेंगे आप, हर्ड को करेक्ट करेंगे, ठीक है। मवेशियों के झुंड को भी हर्ड कहते हैं, और बंच जो है कीस के लिए यूज़ होता है, और किसके लिए, अंगूर के लिए बंच ऑफ ग्रेप्सेस हो जाएगा, और बंच ऑफ कीज होता है। बाकी हर्ड का प्रयोग झुंड में रहने वाले पशुओं के लिए होता है, और कैटल मतलब मवेशी होता ही है, ग्रुप इंसानों के लिए यूज़ होता है, स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है। तो आप करेक्ट क्या करेंगे, करेक्ट इसमें हर्ड हो जाएगा, हर्ड मतलब झुंड। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, स्पॉट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दे आस्क्ड मी माई नेम, उन्होंने मुझसे पूछा मेरा नाम। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि आस्क्ड नरेशन में देता है, और इसीलिए तो भाई एग्ज़ाम में दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आपके मार्क्स कट जाएं। देखिए, आई आस्क्ड है ना, तो आप जो है दे सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, और मी आपका ऑब्जेक्ट है, माय नेम तो आप आगे कॉम्प्लीमेंट मान लें, आप जो है और भी मान लें, अदर वर्ड मान लें, तो ये सब माने, बट ना ये ऑब्जेक्ट है और ना ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। आई आप मी आई आकर के आई बन जाएगा आगे आके, वाज आस्क्ड मेरा नाम पूछा गया, माई नेम। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात हो रही है। मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, माई नेम मी इनडायरेक्ट, माई नेम डायरेक्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आई वाज आस्क्ड मतलब मेरा नाम पूछा गया। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट के बाद 16 देखिएगा, बोनाफाइड का क्या मतलब होता है, बोनाफाइड ऑप्शन ऑनरेबल, वेल मेड, जेन्यून या नन ऑफ दीज। क्या करेंगे आप इसमें, ऑनरेबल किया जाए कि वेल मेड किया जाए कि जेन्यून किया जाए कि नन ऑफ दीज किया जाए, बोनाफाइड। तो इसको फ्रेंड्स नोट कर ली, समझ लें, इसका सिनोनिम होता है जेन्यून, जेन्यून मतलब आप जानते हैं ना सच्चा, तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन यानी कि सच्चा। 17 क्वेश्चन देखेंगे, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंग्विश माने पीड़ा, एंग्विश माने क्या होगा, पीड़ा। एंटोनिम ढूंढना है, यानी कि पेन इसका सिनोनिम हुआ, सारो इसका सिनोनिम हुआ, ग्रीफ इसका सिनोनिम हुआ। तो सबसे अलग क्या है, कंफर्ट ही तो है, कंफर्ट आपका, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, सी। वी मस्ट ट्राई डस क्रिएट, तो आपको पता है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड आप अक्सर बोलते हो,
प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ट्राई टू बेटर हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आज का क्वेश्चन बहुत कठिन बहुत आसान था। यदि आपको आ रहा है तो आपके लिए आसान है, यदि नहीं आ रहा है तो आपके लिए कठिन होगा या सबक का काम करेगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखिएगा, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, फिर है डेक्स्चरस, इसके बाद इज। तो यहाँ आपको पता है कि डेक्स्चरस का क्या होता है, सिनोनिम माने पर्यायवाची। तो आप देखिए, डल ब्लाइंड ये दोनों मिल रहा है तो नहीं होगा। स्किलफुल मतलब होता है कौशल या कुशल, तो आप क्या कहेंगे, जीनियस है, इंटेलिजेंट है, स्किलफुल है, ये आपका आंसर स्किलफुल हो जाएगा। डेक्स्चरस मतलब स्किलफुल। ठीक, वॉक फास्ट लेस्ट यू, फिर ब्लैंक है मिस द ट्रेन। इसको ध्यान रख लीजिए फ्रेंड्स, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, इसको लर्न कर लें। और लेस्ट के साथ हमेशा सब्जेक्ट प्लस शुड आता है। ठीक है, अब आप देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम सभी कहते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो कह रहा है मिस द ट्रेन, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे ट्रेन छूट जाए। ये सब्जेक्ट के साथ हमेशा शुड ही लगेगा ये सेंटेंस में, लेस आया है तो। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज जो है आपको वर्ड पावर से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, नरेशन वगैरह को इंक्लूड नहीं किया था मैंने। मुझे ये प्रश्न अच्छे लगे, इम्पोर्टेंट लगे, तो मैंने जो है आपको प्रोवाइड किया। तो आप इसको सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आपने बहुत ही मेहनत से आंसर्स को दिए, वैसे नोट भी कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आपने बहुत मेहनत से धैर्य से सुना। और टाइम तो देना ही पड़ेगा बच्चों, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जब आप देंगे तभी आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे होंगे, चाहे वो लिटरेचर के फैक्ट हों, चाहे वो ग्रामर के फैक्ट हों। ठीक है, तो आई होप आपने समझ लिया होगा, समझ करके ही आप कुछ कर सकते हैं। ठीक ना, तो मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अल्लाह।